नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों मेटल स्टॉक में जमकर गिरावट हो रही है एंड इसके अलावा ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में क्यों बैक टू बैक फॉल डाउन देखने को मिल रहा है। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि डॉलर के मुकाबले इंडियन रूपी का कमज़ोर होने के बावजूद भी ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिन्हें फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक बने रहें, जिससे हमें कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट क्यों हो रही है। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड की मार्केट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अगर किसी देश में किसी प्रकार से क्राइसिस आता है तो उससे जुड़े हुए दूसरे देश पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हम रिसेंटली रसिया और यूक्रेन वॉर को देख सकते हैं कि कैसे अदर कंट्रीज को भी इम्पैक्ट किया है, चाहे वो नेचुरल गैस को लेके हो तब या चाहे फूड ग्रेन की सप्लाई हो तब। इसके अलावा अभी आप देखेंगे कि मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा है। मार्केट में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो इस ब्लड बाथ से बचा हो। सभी सेक्टर के स्टॉक में जमकर बिकवाली हो रही है। ये सिर्फ इंडियन मार्केट में ही नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि आप यूएस मार्केट को भी देखेंगे तो डाउ जोन्स पिछले 6 महीनों में 12.5% से ज़्यादा गिर चुका है और अभी अपने ऑल टाइम हाई से लेके अब अपने ऑल टाइम लो को हिट कर दिया है। इवन इसके अमेजन और नेटफ्लिक्स जैसे दिग्गज कंपनी पिछले 1 महीनों में 40 to 50% तक की करेक्शन आ चुकी है। तो इन्हीं चीज़ों को कंसीडर करते हुए कुछ लोगों का मानना है कि मार्केट में रिसेशन आ गया है, मतलब मंदी आ गया है। तो कुछ लोगों का मानना है कि हम अभी रिसेशन के तरफ धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि हम रिसेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो रिसेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि किसी देश के जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर में नेगेटिव परफॉर्म करती है या किसी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ देती है। और इसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर है जिससे हम रिसेशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो कंजम्पशन में गिरावट होना, जैसे ही रिसेशन आने से इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है, जिससे आम जनता खपत यानी कंजम्पशन को कम कर देते हैं। और थर्ड पैरामीटर है अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आने पर रोजगार घट जाते हैं। और फोर्थ पैरामीटर है शेयर मार्केट में गिरावट होना, क्योंकि शेयर मार्केट में उन्हीं कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं जिनकी कमाई और मुनाफा बढ़ रहा होता है। लेकिन अभी आप देखें तो सारे कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनमें से बहुत कंपनियों के रिजल्ट्स खराब आए हैं, जिनमें से एशियन पेंट्स जैसे दिग्गज कंपनी भी शामिल हैं। एंड लास्ट एंड फिफ्थ पैरामीटर है लिक्विडिटी का घटना। किसी देश के अर्थव्यवस्था में जब लिक्विडिटी घटती है तो इसे भी रिसेशन का संकेत माना जाता है। इसे हम सामान्य मानसिकता से समझे तो लोग पैसा खर्च करने या निवेश करने से बचना चाहते हैं ताकि उसका इस्तेमाल हम बुरे वक्त में कर सकें, इसलिए वह पैसा अपने पास रखते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में रिसेशन के सभी पैरामीटर एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं और इनमें से कुछ कारण मौजूदा समय में हमारी अर्थव्यवस्था में मौजूद भी है। इस वजह से कुछ लोगों का मानना है कि रिसेशन आ चुका है, तो कुछ लोगों का मानना है कि रिसेशन अब आने के कगार पर है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन रीज़न की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में जमकर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमें मेहनत बहुत लगता है और उस मेहनत के बदले आप मुझे अप्रिसिएट करना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी 1 महीने में लगभग 9.5% की गिरावट रही है। इसके पीछे के रीज़न कुछ इस तरह से हैं कि इंटरेस्ट रेट का हाइक होना, आरबीआई और यूएस फेड जो कि एग्रेसिवली रेट को हाइक कर रही है, जिससे सीधा सीधा इन्फ्लेशन को एंटिसिपेट कर रही है। क्योंकि अभी के करेंट सिचुएशन में इन्फ्लेशन जो कि मेजर कंसर्न बन चुका है अक्रॉस द ग्लोब, ऐसा इसलिए कि इन्फ्लेशन अपने 40 ईयर्स के हाई के नियर जो कि 8.3% तक पहुंच गया है।
एंड थर्ड की मॉर्गन स्टैनली जैसे बिग ब्रोकरेज फर्म ने इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को 7.6% फोरकास्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और फाइनेंशियल ईयर 23 में 7.6 से घटाकर 6.7% जीडीपी ग्रोथ को फोरकास्ट किया है। एंड लास्ट रीजन है कि यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाइक, इन्फ्लेशन और क्रूड ऑयल के बढ़ने से मार्केट अंडर प्रेशर हो गया है। एंड मोर और लेस चाइना में फिर से लॉकडाउन लगने की वजह से ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो दोस्तों अभी तक हमने समझा कि क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और क्या इंडियन इकोनॉमी रिसेशन की ओर बढ़ रहा है। अब हम जान लेते हैं कि मेटल स्टॉक में रिकॉर्ड ब्रेकिंग गिरावट क्यों हो रही है। क्योंकि आप इस चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब रसिया ने यूक्रेन पे मिलिट्री ऑपरेशन किया था 22 फरवरी 2022 को, तो उस समय मेटल सेक्टर में सडन स्पाइक यानी ऊपर की ओर तेजी आया था, जिसे आप देख सकते हैं कि 24 फरवरी 2022 से 11 अप्रैल 2022 तक 27.5% की तेजी देखने को मिला। पर अब ऐसा क्या हो गया कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग गिरावट देखने को मिल रही है मेटल सेक्टर में, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि डिस्कशन आगे और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले इंडियन रुपीज़ का डॉलर के कंपैरिजन में काफ़ी कमज़ोर होना, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा कि अमेरिकी डॉलर के सामने इंडियन रुपीज़ लगातार गिरते जा रहे हैं और डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज़ अब तक के सबसे लो लेवल पे पहुंच गया है। इवन इस वीक के पहले ही दिन डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज़ का जोरदार गिरावट देखने को मिला और $1 की कीमत गिर के इंडियन रुपीज़ में 77.45 रुपीज़ हो गया है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब महंगाई और बढ़ने वाली है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के दौरान इंडियन रुपीज़ 2% से फॉल डाउन देखने को मिला है, जो कि सीधा सीधा इन्फ्लेशन को एंटिसिपेट कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश का कारोबार इसी रुपीज़ पे टिका हुआ है और इंडियन रुपीज़ का फॉल डाउन होने से इंडियन स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जिसका रिजल्ट आप साफ साफ देख सकते हैं कि निफ्टी मेटल सेक्टर जो कि अराउंड 8% की गिरावट देखने को मिल रहा है और निफ्टी अपने 4 ट्रेडिंग सेशन के दौरान 2% से गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन राइज होता है कि रूपी डिप्रिसिएशन होने से देश के इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो रूपी डिप्रिसिएशन की वजह से जो हमारा इंपोर्ट होता है उस पर गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम जो सामान को इंपोर्ट करते हैं तो इस मामले में हमें डॉलर के फॉर्म में पेमेंट करना पड़ता है, और अभी रूपी का वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कम हो रहा है और डॉलर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। इस केस में हम जो सामान इंपोर्ट करेंगे वो हमारे लिए और महंगे होते जाएंगे। मतलब हमारे देश की कुल ज़रूरत का 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी महंगे होंगे, जिसके कारण ज़्यादातर सेक्टर्स लाइक एफएमसीजी, मेटल, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में महंगाई देखने को मिलेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बैंकिंग सेक्टर को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूपी की गिरावट को संभालने के लिए जो कुछ भी करेगी उससे इंडियन बैंकों की लिक्विडिटी कम होगी, जिससे बैंकिंग सेक्टर को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब सेकेंड रीजन की तरफ। तो सेकेंड रीजन है चाइना के इकोनॉमी का स्लो डाउन होना, जिससे दुनिया भर में सप्लाई चेन में प्रभावित हो रही है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना मेटल्स के मामले में रिच कंट्री माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना के 90% रिसोर्सेज कोयला और रेयर अर्थ मेटल है और इसका एस्टिमेटेड वर्थ $23 ट्रिलियन का है। चाइना दुनिया भर में इंडस्ट्रियल मेटल्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर्स भी है और इसके अलावा सप्लायर्स भी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक के समय लॉकडाउन लगने से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पे गहरा असर डाला है और इसके वजह से वहाँ पे डिमांड कम होने से अप्रैल में कॉपर यानी तांबे के इंपोर्ट में ईयर ओवर ईयर 4% की गिरावट आई है, क्योंकि डिमांड भी कम थी और उसके प्रोपोर्शनली कॉपर की प्रोडक्शन भी नहीं हुई है। वहीं आप 2018 के डेटा को देखेंगे तो चाइना ने 15,61,000 मेट्रिक टन्स ऑफ कॉपर को प्रोड्यूस किया था।
और चाइना में पिछले वर्ष के मार्च महीने के कंपैरिजन में इस साल के मार्च महीने में रिटेल सेल्स जो कि 3.5% से नीचे की ओर गिरावट हुई है। ऐसा इसलिए कि रिसेंटली वहां पे अगेन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। इवन चाइना के जो फाइनेंशियल हब सिटी है शंघाई, उसे बड़े पैमाने पे सील कर दिया गया है। इवन इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के प्रोडक्शन को भी रोकना पड़ा, क्योंकि पहले से ही अपने क्षमता से कम संचालित किया जा रहा था। एंड दोस्तों, लास्ट में कुछ मेटल स्टॉक्स के 1 मंथ चार्ट पैटर्न्स को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स एक महीने में 23% की गिरावट रही है। टाटा स्टील में 15% की गिरावट रही। वेदांता लिमिटेड एक महीने में 26.5% नीचे गिर चुकी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 24% डाउन है। कोल इंडिया में 10% की गिरावट रही है। वहीं जेएसडब्ल्यू में 18.5% की गिरावट हो चुकी है। और इवन कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान देखें तो आप पाएंगे कि मेटल स्टॉक में 3 to 4% की गिरावट रही है सभी के सभी मेटल स्टॉक में। तो अब एक मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन अराइज होता है कि इस समय रूपी डिप्रिसिएशन से किस सेक्टर को फायदा होगा। तो कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जिन्हें इस समय फायदा होगा, वैसे सेक्टर जो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर शामिल हैं। फार्मा सेक्टर की बात करें तो इंडिया ऑन अ लार्ज स्केल पे फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं रसिया और यूक्रेन, इवन कई यूरोप कंट्रीज के छोटे छोटे देशों में। वहीं आईटी सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर अमेरिका के बड़े बड़े आईटी कंपनी को अपने सर्विसेज प्रदान करती है। अगर आप इसके रेवेन्यू मॉडल को देखेंगे तो इसका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू अमेरिका एंड यूरोप जैसे देशों से आता है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। आपका किसी तरह का सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।